ना कि इसे टफ मालूम करते हैं, तो आप लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ पीटी, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आप कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बातें सुनेगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देगा। पीरियोडिक टेबल का इतिहास, कैसे बनी ये पीरियोडिक टेबल, इतना आसान नहीं था बेटा बनाना। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने एफर्ट लगाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ एफर्ट ही लगाए, कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ उनकी बातों में कमियां निकली, तब जाकर ये आज हमारे सामने पीरियोडिक टेबल तैयार होकर आया है। अगर मैं बात करता हूं एग्जामिनेशन में, एक क्वेश्चन आता है 1829 में, 1829 में सबसे पहले वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश करा। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम हो गई, उसमें बहुत सारी कमियां निकल गई, इसलिए वो फेल हो गए। तो सबसे पहले जो कोशिश किया गया वो किया गया डोबेराइनर के द्वारा। सबसे पहला फर्स्ट एफर्ट लगाया। मैं सारी चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, जैसे मैं थ्योरी वाले पढ़ाती हूं तो मैं कम से कम पीरियोडिक टेबल की 12-13 क्लास लेती हूं। यहां पे मैं 12-13 क्लास नहीं लूंगी, जो एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन वही मैं बताऊंगी। तो जो पहला एफर्ट लगाया गया, फर्स्ट एफर्ट, पहला प्रयास किया गया, वो किया गया था डोबेराइनर जी के द्वारा। किसके द्वारा? डोबेराइनर जी के द्वारा। डोबेराइनर जी ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करी। अब पीरियोडिक टेबल में इनको क्या करना था? एलिमेंट्स को अरेंज करना था। लेकिन अब एलिमेंट्स को हम एक दिमाग में हमेशा बात रखना, पीटी बनाने का उद्देश्य क्या था? पढ़ाई को आसान करना, एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आसान लैंग्वेज में पढ़ना। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि मैं एक पीरियोडिक टेबल बना रहा हूं, किसके आधार पर? तो इन्होंने कहा लॉ ऑफ ट्राइड्स। मैं क्या दूंगा? मैं आपके सामने एक सिद्धांत दूंगा जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ ट्राइड्स, हिंदी में कहा जाता है त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत दिया तो पहला ही क्वेश्चन, और आपकी प्रैक्टिस क्लास में भी आएगा कि क्या क्वेश्चन आएगा? लॉ ऑफ ट्राइड्स, त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आपका आंसर होगा डोबेराइनर। ईयर तो 1829 करना है, कुछ किताबों में 1828 करना है, नहीं। एक दो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ, तो एग्जामिनेशन में हमेशा 1829 ही सही माना गया है, इसलिए मैं 1829 ही आपको नोट करवा रही हूं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मैं, त्रिक का मतलब होता है बेटा तीन, है ना, ट्रिपल या आप ट्राइड कुछ भी बोल दो। इन्होंने कहा कि मैं तीन तीन एलिमेंट को इस तरीके से अरेंज करता हूं कि जब आप मान लो ये तीन एलिमेंट है ए बी सी, मैंने इन तीनों एलिमेंट का एक ट्राइड बना दिया। क्या बना दिया? मैंने एक ट्राइड बना दिया, एक तीन का ग्रुप बना दिया। अब आसान लैंग्वेज में पढ़ो ना, कि तीन का एक ग्रुप बना दिया। और जब कभी भी आप इस तीनों में से इस बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे, अब बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, एटॉमिक मास वगैरह, एटॉमिक मास निकालोगे। एटॉमिक मास को हिंदी में परमाणु भार कहा जाता है, या परमाणु द्रव्यमान बोलो या परमाणु भार बोलो। तो इन्होंने कहा, अब मैं ये नहीं बताऊंगा एटॉमिक मास क्या होता है, रियली सॉरी, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं क्या कहती, छोटी छोटी चीजें पढ़ के आना, है ना। नेक्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में छोटी मोटी चीजें पढ़ के आना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वगैरह मैं नहीं पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। एटॉमिक मास निकालोगे जब बीच वाले का। अब कुछ बच्चे गुस्सा होंगे कि मैम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम नहीं है बेटा, है ना। तो क्या कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जब आप निकालोगे तो बाकी दो का आप एवरेज कर दोगे, बाकी दो का आप औसत कर दोगे। एवरेज का मतलब है ए का एटॉमिक मास जोड़ लोगे। मान लो कि ए का एटॉमिक मास एम है, बी का बीएम है और सी का सीएम है, तो हमें यहां से बीएम का निकालना है, बीच वाले का, सेंटर वाले का निकालना है। तो एम और सीएम का एवरेज कर दो। एवरेज का मतलब तो जानते ही हो आप, है ना, औसत निकाल दो उसका, डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो किसका निकल जाएगा? बीच वाले का एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो क्यों ना मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूं, इस तरीके से तीन तीन का ग्रुप बनाऊं और इस तरीके से उस ग्रुप में एलिमेंट्स को रखूं जिसमें कि जो बीच वाला है उसका एटॉमिक मास निकालोगे तो बाकी पहला और तीसरे का एवरेज कर दो, निकल जाएगा। इसे ही कहते हैं त्रिक सिद्धांत, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइड्स। बात क्लियर है, समझ में आ गई? अब इस लॉ ऑफ ट्राइड्स के लिए इन्होंने कौन कौन से ट्राइड बनाए, आइए इस स्लाइड पे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिलेबस का रिवीजन करना है, हमें थ्योरी नहीं पढ़नी है, ठीक है। इन्होंने बनाए ट्राइड्स, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है डोबेराइनर्स ट्राइड्स, डोबेराइनर्स त्रिक। पहला ट्राइड बनाया था लिथियम सोडियम पोटेशियम। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर दीजिएगा कि पहला ट्राइड लिथियम सोडियम पोटेशियम इनका बनाया गया, जो कि एकदम सक्सेसफुल हो चुका था। और इन्होंने कहा कि बीच में मैंने सोडियम को रखा है, तो अगर सोडियम का एवरेज निकालोगे तो लिथियम और पोटेशियम का प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो और आ जाएगा यहां से सोडियम का 23, और इनका ये ट्राइड हो गया सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस हुआ इनका ये ट्राइड। तो आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन मैं बोलूंगी, नोटबुक में आप नोट करोगे। क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन में कि जो पहला ट्राइड बनाया किसने? डोबेराइनर ने। वो कौन कौन सी मेटल का बनाया? तो आप क्या बताओगे? लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या ये सक्सेस रहा? यस, ये 100% सक्सेसफुल था कि जब यहां से सोडियम का इन्होंने एटॉमिक मास निकाला तो इन्होंने लिथियम और पोटेशियम का प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो यहां से बिल्कुल सक्सेस हो गया। तो ये सक्सेसफुल ट्राइड था, इसलिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता भी है। अब दूसरा ट्राइड था, दूसरा कौन सा था? कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम। कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, ये बेटा 100% तो सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन कम सक्सेसफुल था। कुछ पॉइंट में गड़बड़ चली इनके हिसाब से, पॉइंट में गड़बड़ आई, लेकिन पॉइंट वाली गड़बड़ को कंसीडर कर लिया गया था। तो दूसरा है कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इसको थोड़ा सा कम सक्सेसफुल, लेस सक्सेसफुल माना गया है, बिकॉज़ पॉइंट में थोड़ा सा वेरिएशन आ गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको कंसीडर कर दिया कि पॉइंट में तो चलो हम रख लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो ये भी, ये तो 100% सक्सेसफुल था, ये थोड़ा कम सक्सेसफुल था बेटा, तो इसे लेस सक्सेसफुल ट्राइड कहा जाता है डोबेराइनर का। तो आपसे पूछ लिया कि जो कम सक्सेसफुल था वो कौन सा था, तो वो कैल्शियम वाला था, कैल्शियम वाला था, टिक करके आ जाना। बाकी ये जो दो है ना बेटा, कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, इनका भी ट्राइड बनाया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर सकते हो, ये फेल हो गए थे। ये क्या हो गए थे? ये फेल हो गए थे, इनके फेल ट्राइड्स थे। तो जो एग्जाम में आते हैं वो इन दो से आते हैं, तो याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा यहां पर पहला ट्राइड, उसके बाद दूसरा ट्राइड, कौन कौन सा? कैल्शियम स्ट्रोंटियम एंड बेरियम वाला। तो ये 2 पॉइंट हो गए, ये एग्जामिनेशन के क्वेश्चन, दैट्स इट। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि जब ये कौन डोबेराइनर जी ने एलिमेंट्स को मतलब ऐसे ट्राइड्स में बांटने की कोशिश की थी, तो उस समय आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से ट्राइड बने, कौन कौन से सक्सेसफुल, कौन से अनसक्सेसफुल, बस। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। अब डोबेराइनर जी के बाद जो सेकंड पोजीशन पे आए थे, एफर्ट लगाया था, वो लगाया था न्यूलैंड जी ने। कौन आए थे? न्यूलैंड जी आए थे, लिख दीजिए कि न्यूलैंड जी डोबेराइनर के बाद आए थे। और इन्होंने क्या कहा? ईयर तो 1865 में, 1865 में, 1865 में तब तक टोटल एलिमेंट्स हो गए थे बेटा 56।
56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। टोटल नॉन एलिमेंट्स उस समय कितने थे आप बताओगे? 56। कुल ज्ञात तत्व उस समय कितने थे तो बता दीजिएगा कि कुल ज्ञात तत्व या टोटल नॉन एलिमेंट्स उस समय 56 थे। इसका मतलब इनको 56 एलिमेंट्स को अरेंज करना था। अब न्यूलैंड जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करता हूं, और इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की तो इन्होंने दिया ऑक्टेव लो। ऑक्टेव लो दिया, जिसे हिंदी में कहा जाता है अष्टक सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे? अष्टक नियम या अष्टक सिद्धांत। अब ऑक्टेव का मतलब यहां पर 8 है। 8 इसका मतलब मैम इन्होंने कुछ 8 के इर्द गिर्द कुछ बात बोली। इन्होंने क्या कहा? जैसे ध्वनि के सुर होते हैं सा रे गा मा, लिख दो आप, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये देखो ये सा वापस रिपीट हो गया, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर और 8 नंबर। इन्होंने कहा जिस तरीके से ध्वनि के स्वर सारे गामा पाधानी सा वापस पहला जो सुर है वो 8वें नंबर पे रिपीट होकर आ रहा है, ठीक उसी तरीके से मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि यहां पर ये जो पहला एलिमेंट है इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वापस आके रिपीट होंगी। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। इसका मतलब पहले की और 8वें की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो गुण है, वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, लगभग सेम होंगे। केमिस्ट्री में सेम कुछ नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग सेम होते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैंने ऑक्टेव लो दिया, अष्टक नियम दिया, जिस तरीके से ध्वनि के सुर सारे गामा पा धा नी सा, तो पहला जो सुर है वो वापस 8वें पे रिपीट होता है, ठीक उसी तरीके से मैं एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करूंगा कि पहले एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, वो वापस आके रिपीट होंगे। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे रिपीट होंगे। फिर दूसरे से 8 काउंट करोगे तो यहां पर 9 नंबर आ जाएगा, तीसरे से काउंट करोगे तो 10 नंबर आ जाएगा, चौथे से काउंट करोगे तो 11 नंबर आ जाएगा, पांचवें से काउंट करोगे तो 12 नंबर आ जाएगा, छठे से काउंट करोगे तो 13 नंबर आ जाएगा, यहां पे 14 आ जाएगा, यहां पे वापस 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करने चलूंगा तो पहला और 8वें की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी, दूसरे और 9वें की सेम हो जाएंगी, तीसरे और 10वें की सेम हो जाएंगी। तो क्यों ना मैं इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करूं। तो अगर आपने पहले की पढ़ ली तो 8वें की पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पहले के नीचे 8वां आ रहा है। मैंने लो दिया है अष्टक नियम, तो मैंने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, और न्यूलैंड जी ने इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज भी किया। बेटा ये देखो, ये है न्यूलैंड जी, इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज भी किया। पहली बात तो कैसे किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उनके परमाणु क्रमांक को बढ़ते क्रम में लिखा। एटॉमिक मास का परमाणु भार को बढ़ते क्रम में रखा। इस तरीके से एटॉमिक मास को इन्होंने अपना दायरा बनाया, ऑक्टेव लो दिया, और ये देखो बेटा इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया, कहां तक कर रखा है? इसमें तो खैर यहां तक आयरन में दिखा रखा है 56। मैंने कहा ना उस समय टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे बेटा? 56 थे। कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 56। अब आप काउंट करो, 1 नंबर, इसको 2 नंबर दे दो, 3 नंबर दे दो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे आप नंबर करते जाओ। 14 15 आगे कर लेना, आप 16 कर लेना, 17 कर लेना, 18 कर लेना। आप काउंट करो, पहले से काउंट करोगे तो 8वां नंबर यहां आया है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन रख रखा है और 8 नंबर पे फ्लोरीन रख रखा है। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होंगे, लगभग एक जैसे होंगे। तो क्यों ना मैं 1 का पढ़ लूं, फिर इससे वापस आए तो यहां क्लोरीन आ गया 8 पे। तो इन तीनों में से अगर मैं 1 की प्रॉपर्टीज पढ़ लूंगा तो बाकी 2 की लगभग सेम होंगी, तो आसान हो जाएगा पढ़ाई करना। तो यही तो मेन मोटिव था, यही तो मेन मोटिव था पीरियोडिक टेबल बनाने का, राइट। ठीक ऐसे देखो, इन्होंने कहा लिथियम से 8 काउंट करोगे तो यहां आएगा सोडियम, फिर सोडियम से वापस 8 काउंट करोगे तो पोटेशियम आएगा। तो इन्होंने कहा लिथियम सोडियम पोटेशियम की लगभग भौतिक और रासायनिक गुण एक जैसे हैं। अब देखना, लिथियम भी मेटल होता है, सोडियम भी मेटल होता है, पोटेशियम भी मेटल होता है, तीनों मेटल्स हैं, तीनों धातु है, तीनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तीनों के कैरेक्टर एक जैसे तो है। फिर अगला देखो, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो इनके भी एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। ये एल्कली अर्थ मेटल्स होती हैं, सारी की सारी क्षारीय मृदा धातु होती है, मिट्टी में प्रेजेंट होती है ये। तो इन्होंने क्या कहा बेटा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, हमें इतना झमेले में नहीं पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा न्यूलैंड ने किस ईयर में दिया और कितने एलिमेंट्स थे और देन कौन सा नियम दिया, ऑक्टेव लो। अब बेटा ये लो हो गया फेल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कहां तक सक्सेस था, ये था सिर्फ कैल्शियम तक, ये कैल्शियम दिख रहा है, बस यहां तक सक्सेस था इसका, ये ऑक्टेव लो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि न्यूलैंड जी का जो अष्टक नियम था वो कहां तक चल पाया, कैल्शियम तक चल पाया। इस बात को आप नोट कर लीजिए, जबकि चलना चाहिए था 56 तक, जो भी आपका 56 एलिमेंट्स थे टोटल चलना चाहिए था। तो न्यूलैंड जी यहां आकर क्या हो गए बेटा, फेल हो गए। ठीक है, तो ये हो गया इनका फेल। अब इनके बाद कौन आए, मैं बहुत रिवीजन के तौर पे ही पढ़ा रही हूं मैं सिर्फ, ठीक है। अब इनके बाद जो तीसरा एफर्ट लगाया वो कौन थे, 3 नंबर पे जो आए वो आए आपके मेंडलीव जी, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में पूछे तो 1869 में मेंडलीव जी आ चुके थे। कौन आ चुके थे, मेंडलीव जी आ चुके थे। और मेंडलीव जी ने क्या किया, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाया, इसीलिए मेंडलीव जी को कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि हु इज द फादर ऑफ पीटी, पीरियोडिक टेबल के जनक कौन है, आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो हेनरी मोजले मत करके आ जाना, आप मेंडलीव जी करके आना है, क्योंकि मेंडलीव जी ही वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप और पीरियड बनाए थे। मेंडलीव जी वो महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ग्रुप और पीरियड बताए थे। पीरियोडिक टेबल में कुछ समूह बनाए, कुछ पीरियड आवर्त बनाए, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी के जनक कब बनाया, तो 1869 में बनाया। और बेटा ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पीरियोडिक टेबल बना तो 1869 में दी थी, लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल को लोगों ने एक्सेप्ट किया 1872 में। सबसे पहले एक जर्मन जनरल करके अखबार था, उसमें पब्लिश हुई थी ये, उसमें पब्लिश हुई थी। उसके बाद लोग समझने लग गए थे कि ये पीरियोडिक टेबल है, और इस समय इनके पास टोटल नॉन एलिमेंट्स थे 63। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस ईयर में बनाया, ये ईयर है। फिर पूछे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बता दीजिएगा वो कौन से महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ग्रुप और पीरियड में बांटा पीरियोडिक टेबल को, तो वो कौन है बेटा, मेंडलीव जी हैं। टोटल नॉन एलिमेंट्स कितने थे, 63। कुल ज्ञात तत्व कितने थे, आप बताएंगे बेटा 63। इसका मतलब मैम इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स इनको रखने थे, 63 एलिमेंट्स।
अब इन्होंने कैसे रखे वो सुनो। इन्होंने कैसे रखे, सबसे पहले तो सुनो मेरी बात। इन्होंने कहा कि ये जो खड़ी लाइन है पीरियोडिक टेबल में, ये खड़ी लाइन दिख रही है आपको, इनको क्या कहा जाता है? ये जो खड़ी लाइन है जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? वर्टिकल लाइन। तो ये जो वर्टिकल लाइन है मेरी पीरियोडिक टेबल में, जिन्हें आप बोल सकते हो खड़ी लाइंस आम भाषा में, ये क्या होती हैं? ये होते हैं ग्रुप। इनको आप ग्रुप बोलोगे आज के बाद, इन्हें आप समूह बोलोगे ऐसे खड़ी लाइन को। और जो ये हॉरिजॉन्टल है, जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल है, जो पड़ी हुई लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से, इन्हें आप क्या बोलोगे? इन्हें आप कहोगे बेटा पीरियड। इन्हें आप क्या कहोगे? पीरियड कहोगे। इन्हें आप आवर्त कहोगे। तो मेंडलीव जी ने क्या कहा कि जो खड़ी लाइन है वो ग्रुप है। देखो कैसे, इस तरीके से, देखो कैसे, इस तरीके से बच्चा, इस तरीके से। ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें ही देख लो आप, ये खड़ी लाइन है, तो इसे आप क्या कहोगे? इसे आप ग्रुप कहोगे बेटा। इसे हमने क्या कह दिया? ग्रुप। ये समूह है, ये ग्रुप है। और ये जो पड़ी हुई लाइन है इस तरीके से, इस तरीके से, ये पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये फिर पांचवां, छठा, सातवां, इन्हें कहा जाता है पीरियड। इन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड, आवर्त कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम आवर्त बोलेंगे, इन्हें हम आवर्त बोलेंगे। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। वंदना कुछ आप पूछ रही हैं। अब बात ये आता है कि इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल बनाया, कोशिश करा, तो किस, जैसे डोब्राइनर जी ने क्या दिया था? लॉ ऑफ ट्राइड्स दिया था। ठीक उसी तरीके से जो आपके 2 नंबर पे न्यूलैंड जी आए, उन्होंने क्या दिया? लॉ ऑफ आप बताओगे बेटा? ऑक्टेव दिया। अब मैम जो मेंडलीव जी हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या लॉ दिया? तो इनके लॉ को कहा जाता है, आप लिखेंगे इनके सिद्धांत को कहा जाता है पीरियोडिक लॉ। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे कहा जाता है पीरियोडिक लॉ, और हिंदी में कहा जाता है आवर्त नियम। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि जो मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें उन्होंने क्या दिया? पीरियोडिक लॉ दिया, आवर्त नियम दिया। अब ये आवर्त नियम क्या कहता है वो सुन लो। आवर्त नियम क्या कहता है? आवर्त नियम पढ़ने से पहले मैं 2 चीजें बता रही हूं। अगर बिल्कुल ही कोई ऐसा बच्चा है जिसका बिल्कुल भी साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है और उसे ये 2 शब्द का मीनिंग मालूम नहीं है, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, क्योंकि यहां से आगे जब चलोगे तो ये 2 ही शब्द आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में घूमेंगे, है ना? ये 2 ही शब्द आपके पीरियोडिक टेबल में घूमेंगे। एटॉमिक नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को हिंदी में परमाणु क्रमांक कहा जाता है, और एटॉमिक मास को कहा जाता है परमाणु भार। एटॉमिक मास को परमाणु भार कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या होता है एटॉमिक नंबर और क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z, इसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट है उसके एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये नहीं पढ़ा पाऊंगी बेटा मैं, आई एम रियली सॉरी, ये चीजें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये चीजें पढ़ चुके हो, अपने पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास 60 दिन है, समझ रहे हैं आप? 60 भी नहीं होंगे अब तो, उसको ढंग से हमें पढ़ना है, तो हम ये चीजें नहीं पढ़ा पाएंगे, बट क्योंकि रिवीजन बैच में ये सब नहीं बताया जाता है बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। लेकिन अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है उसके ऊपर चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो उदासीन है। जैसे मैंने लिख दिया सोडियम, इसके ऊपर मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया, तो ये न्यूट्रल है, ये उदासीन है। तो अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर और उसके प्रोटॉन के नंबर बराबर होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझना है। अगली बात करते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सम ऑफ P प्लस N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, उसे एटॉमिक मास कहा जाता है, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है A से। उसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है बेटा? A से किया जाता है। अब याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, या फिर अगर वो उदासीन है परमाणु तो आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी होगा। और अगर एटॉमिक मास पूछे तो आप बताओगे सम ऑफ P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ जो होता है उसे कहा जाता है एटॉमिक मास। क्लियर है बात? अब बात ये आती है कि मैम आपने ये क्यों बताया, उसको बताने का रीजन है बेटा। क्या रीजन है? सुनिए, जब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की तो बता दिया, एटॉमिक मास की बता दिया। अब एक टर्म आता है आइसोटोप। कितने बच्चे जानते हैं आइसोटोप्स के बारे में? हिंदी में लिखा जाता है समस्थानिक। कितने बच्चे जानते हैं आइसोटोप्स? क्या होता है आइसोटोप्स, क्या होते हैं समस्थानिक? इसके लिए जरा बात ध्यान से सुनो। एक ही एलिमेंट के आप बताओगे ऐसे, एक ही एलिमेंट के अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या। जब बात करते हैं आइसोटोप्स क्या होता है, ऐसा कोई एलिमेंट, एलोट्रोप बता दिया, आइसोटोप्स बता रहे ना हम। तो सेम एटॉमिक नंबर हो, मतलब परमाणु संख्या क्या हो? सेम हो, बोले तो एक जैसी हो, परमाणु संख्या एक जैसी, और एटॉमिक मास क्या हो उसका? एटॉमिक मास हो डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट, परमाणु भार क्या हो? अलग अलग। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, परमाणु संख्या सेम है, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, उनका परमाणु भार अलग अलग है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आप कहोगे आइसोटोप्स, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैं आगे चलकर आपको अलग से इनका चैप्टर भी पढ़ाऊंगी आइसोटोप्स का, उनके यूजेस पढ़ाऊंगी आपको, वो सब बात की बातें हैं। अभी सिर्फ इतना सुनना है आपको, आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट, जिनका परमाणु क्रमांक एक हो, परमाणु भार अलग अलग हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं बेटा आइसोटोप्स, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। अब बात क्या आती है आइसोटोप्स के बारे में, मैंने यहाँ पर क्यों पढ़ा है वो जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि मेंडलीव जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, वापस आ जाइए, इन्हीं चीजों को लिंक करना है। मेंडलीव जी ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई, उस पीरियोडिक टेबल का आधार क्या रखा? उसका लॉ क्या रखा? पीरियोडिक लॉ रखा। उसे क्या कहा कि मैंने जो नियम दिया है उसे आवर्त नियम कहते हैं। और इन्होंने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल में पहली बात तो एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। पहली बात तो ये सुन लो, अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किसके आधार पे बनाई गई है? एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पे बनाई गई है। और इन्होंने क्या कहा बच्चा? तो सुनो, इन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना, वो उसके एटॉमिक मास के आधार पे, उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, या उसके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है, आवर्त नियम होती है। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से सुनिए। क्या इन्होंने कहा?
इन्होंने कहा कि मैं अपनी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के आधार पे बना रहा हूं, मतलब मेरे पास जो एलिमेंट है 63, मैं उसको किसके आधार पे अरेंज कर रहा हूं, परमाणु भार के आधार पर, क्योंकि किसी भी तत्व की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है। इसलिए उन्होंने अपना एक टर्म यूज किया, पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक मास, कि उनके जो आवर्त नियम होते हैं वो किसके फलन होते हैं, परमाणु भार के फलन होते हैं। इसका मतलब यही था कहने का कि भाई मैं अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज करूंगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसके आधार पे होती है, उसके एटॉमिक मास के आधार पर होती है, परमाणु भार के आधार पे होती है। इसे ही कहा जाता है पीरियोडिक लॉ। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा, अब बात तो यही आती है, हमें तो अल्टीमेटली अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपके मेंडलीव जी ने पीरियोडिक टेबल बनाई, तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे उनका आधार क्या माना, तो हम क्या बताएंगे उनका आधार क्या माना गया है। तो उनका आधार माना गया है मैम अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर। अब मैं आपको इनकी पीरियोडिक टेबल मैंने पीपीटी में लगाना भूल गई हूं, आपको थोड़ा सा सर्च करके बताती हूं। ये मेंडलीव जी थे, दिखने वाले कुछ ऐसे, और ये इनका पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को हम थोड़ा सा डाउनलोड कर ले, थोड़ा सा बोले तो सारा ही करने पड़ेगा, है ना। और फिर मैं आपको दिखाती हूं कि इनका पीरियोडिक टेबल कैसा था। मेंडलीव जी का पीरियड, इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए, सबसे पहले तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, या फिर अपनी क्लास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि टोटल कितने एलिमेंट्स थे। तो टोटल हमने लिख दिया है पहले से ही कि टोटल कितने एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में जिनको इनको अरेंज करना था, वो थे बच्चा 63 एलिमेंट्स। और 63 एलिमेंट्स को इन्होंने किस तरीके से रखा, पीरियोडिक लॉ दिया, आवर्त नियम दिया इन्होंने, और किसके आधार पे, एटॉमिक मास के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे रखा। एटॉमिक मास क्या होता है बता चुकी हूं। अब देखो टोटल कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे। अब पहली बात तो कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे। इन्होंने कहा कि पहली बात तो कि बेटा कितने, ये जो खड़ी लाइन है इनको हमने क्या बोला था, इन खड़ी लाइन को बोला था यहाँ पे ग्रुप, खड़ी लाइन को बोला ग्रुप, और ये जो पड़ी हुई लाइन है इन्हें हमने क्या बोला, पीरियड बोला। हमने बोले तो आपके मेंडलीव जी ने बोला। और उसके बाद अब आप काउंट करो कि कितने पीरियड है और कितने ग्रुप है, आप खुद से काउंट करो। लेकिन जब आप काउंट करोगे तो ये जो पिंक कलर है इसे आपको अवॉइड करना है, गुलाबी कलर है इसे अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है वो सुनो, क्योंकि ये इनकी पीरियोडिक टेबल में एम्प्टी स्पेस था, ये इन्होंने खाली जगह रखी थी, यहाँ पे इन्होंने कोई एलिमेंट्स को नहीं रखा था। ये इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छी खास बात थी कि भाई इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ एम्प्टी स्पेस रखा था कि अगर भविष्य में कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो वो यहाँ रख दीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरी पीटी में। तो पिंक वाली लाइन को छोड़ दीजिए। इसके अलावा पहले ग्रुप काउंट करो। ग्रुप इस तरीके से काउंट होते हैं, पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो बेटा देखो आठवां ग्रुप, कितने ग्रुप है यहाँ पे, 8 ग्रुप है। अब आप काउंट करो पीरियड, जब आप पीरियड काउंट करोगे तो कैसे, पहला पीरियड, ऐसे तो काउंट करते हैं पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये पिंक कलर वाला जगह छोड़ दिया, लेकिन ये तो है ना थोरियम और यूरेनियम, तो 7 कितने हो गए पीरियड, तो लिख दीजिएगा 7th पीरियड हो गए, 7 पीरियड हो गए, और 8 क्या हो गए, 8 ग्रुप हो गए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, एनसीईआरटी में 9 ग्रुप दिए हुए, बेटा इसे 8वें को ए और बी में 2 में बांट के वो 9 लिखे हुए, हालांकि आपको 8 ही करना है। तो 8 ग्रुप हो गए और 7 पीरियड हो गए। और इन्होंने एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज कर रखा है, देख लीजिए। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। इन्होंने कहा कि मेरी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आओ या लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास हमेशा बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा। तो बेसिकली इनका जो पीरियोडिक टेबल बनाने का रूल था वो ये था। अब इनकी पीरियोडिक टेबल में जो मेन, जो सबसे प्लस पॉइंट था, प्लस पॉइंट का मतलब है मेरिट, मेरिट का मतलब गुण। क्या गुण था इनकी पीरियोडिक टेबल का जो अच्छा माना गया था, बेटा इन्होंने एम्प्टी स्पेस रखा था। एम्प्टी स्पेस का मतलब है खाली बॉक्स बनाए थे इस तरीके से, जो आप पिंक कलर से पढ़ रहे हैं ना, देख रहे हैं, वो खाली बॉक्स थे। और इन खाली बॉक्स को क्यों रखा कि अगर फ्यूचर में कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी होगी, भविष्य में कोई एक नए से तत्व की खोज होगी, तो उसे यहां पर ऐड कर देना। तो ये रखा गया, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 110% बनते हैं। देखो क्या 4 क्वेश्चन आते हैं, इन्होंने 4 बॉक्स बनाए ऐसे पहले और इनको खाली रख दिया था। और इन बॉक्स के नाम क्या रखे, जरा ये सुनो। इन्होंने ऐसे 4 बॉक्स बनाए कि फ्यूचर में अगर कभी भी कोई नया एलिमेंट की डिस्कवरी होगी तो उन 4 को यहां पे रख दीजिए। पहला जो बॉक्स बनाया था उसका नाम रखा था इन्होंने ईका बोरोन, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ईका बोरोन, ईका बोरोन रखा गया। दूसरा जो था उसका नाम रखा था ईका सिलिकॉन, ध्यान से सुनिएगा, दूसरे का नाम रखा गया था ईका सिलिकॉन। और तीसरा जो रखा गया था उसका नाम रखा गया था ईका एल्यूमिनियम एंड ईका मैंगनीज। ईका एल्यूमिनियम, ईका एल्यूमिनियम, ये खाली जगह है, उनके नाम रखे गए हैं, ईका एल्यूमिनियम। और लास्ट था ईका आपका मैंगनीज, ईका मैंगनीज। बाद में नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो इनके नाम रख दिए गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाद में ईका बोरोन को किससे रिप्लेस कर दिया गया, ईका बोरोन को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, तो स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया गया था। जो खाली जगह थी जिसका नाम ईका बोरोन था उसको आगे चलकर स्कैंडियम से रिप्लेस कर दिया गया था। ईका सिलिकॉन को करा गया था जर्मेनियम, ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम से रिप्लेस कर दिया गया था। ईका एल्यूमिनियम को गैलियम से रिप्लेस कर दिया गया था। और जो ईका मैंगनीज है उसको टेक्नीशियम से रिप्लेस कर दिया गया था। अब यही एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे ज्यादा रेलवे में रिपीट हुआ है वो ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्या कि बेटा जो ईका सिलिकॉन था उसे आगे चलकर किस नाम से रिप्लेस कर दिया गया, तो आप क्या बताओगे, जर्मेनियम से रिप्लेस कर दिया गया था। ये खाली जगह रखी थी कि फ्यूचर में कोई एलिमेंट आ गया तो उसे भर देना, तो बाद में इन सबकी डिस्कवरी होगी, इनको भर दिया गया। ये इनकी पीरियोडिक टेबल का सबसे अच्छा मेरिट था, सबसे अच्छा गुण था। इतनी बात आपको इनकी पीरियोडिक टेबल में याद रखना है। क्या क्या कब दिया, कितने ग्रुप थे, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, कितने पीरियड थे, आधार क्या था देने का, पीरियोडिक लॉ, बेस क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, एटॉमिक मास हमेशा बढ़ेगा। हिंदी में इसे ईका बोरोन, ईका सिलिकॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका मैंगनीज को आगे चलकर इनसे रिप्लेस कर दिया गया। तो अपनी नोटबुक में ये लिख लीजिएगा। अब यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन बेटा इनकी भी पीरियोडिक टेबल में कुछ कमियां निकल गई, डीमेरिट निकल गए, इनकी भी कमियां निकल गई। इनकी भी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारी कमियां देखने को मिली, जिसमें से एक कमी मिली थी एटॉमिक मास की,
क्या कमी मिली एटॉमिक मास की? परमाणु भार की। तो ध्यान से सुनो, परमाणु भार की ये सारी चीजें आपको आगे जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत आसान लगेंगी क्वेश्चन करना, इसलिए ध्यान से पढ़ा रही हूं मैं, बाकी मैं सीधे क्वेश्चन भी करवा सकती थी। एटॉमिक मास, इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाओ, एटॉमिक मास बढ़ेगा, मतलब यहां जो है उनका एटॉमिक मास कम है, यहां जो है उनके ज्यादा है। अब आप ध्यान से देखो, कोबाल्ट का दे रखा है 58.9, निकिल का दे रखा है 58.7। कोबाल्ट का मैं जूम करती हूं, कितना दे रखा है 58.9 और निकिल का 58.7। तो पहले कम एटॉमिक मास वाले होने चाहिए था और फिर ज्यादा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इनको पहले निकिल को रखना चाहिए था, बाद में कोबाल्ट को रखना चाहिए था, और ये यहाँ पे फेल हो गए। अभी एग्जाम में नहीं आता इतना, आपको याद रखना है कि एटॉमिक मास को अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं रखा गया, इसमें कमी मिल गई। परमाणु भार के आधार पे ढंग से एलिमेंट्स को नहीं रखा गया, कभी कहीं पर कम वाले पहले, कहीं पर कहीं ज्यादा वाले पहले, और वो फेल हो गया। और दूसरा, ये अपनी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को जगह नहीं दे पाए। किसे जगह नहीं दे पाए? समस्थानिकों को जगह नहीं दे पाए। आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस नहीं रखा इन्होंने, कोई जगह नहीं रखी आइसोटोप्स की। ये दो कमियां हैं, एग्जाम में आ जाए दोनों बता दीजिएगा। अब इन्हीं की कमियों को दूर करके बनाई गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और किसके द्वारा बनाई गई? तो अब हेडिंग दो आप एमपीटी। एमपीटी का मतलब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। क्या? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई? तो पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है। कमेंट करके बताओ जरा कि किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी, जल्दी बोलो। हाँ जल्दी बोलो, किसके द्वारा दी गई? एमपीटी दिया गया हेनरी मोजले के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी मोजले जी के द्वारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया। कब? तो 1913 में, 1913 में, 1913 में। इन्होंने कुछ नहीं किया बेटा, जो कमियां मेंडलीव की थी उन कमियों को सुधार के एक बड़ा पीरियोडिक टेबल दे दिया, जिसमें आज कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। और सबसे पहले तो आपसे पूछेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी? हेनरी मोजले ने। कब दी? 1913 में। कितने एलिमेंट्स हैं? 118। कितने ग्रुप्स हैं? कितने ग्रुप्स हैं? तो ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूं कि कितने ग्रुप्स हैं। 18 ग्रुप हैं इनकी पीरियोडिक टेबल में। कितने समूह हैं? 18 समूह हैं। और पीरियड कितने हैं? आवर्त कितने हैं? तो 7 पीरियड हैं। पीरियड तो चेंज नहीं हुए, बस ग्रुप बढ़ा दिए। 7 पीरियड है, 18 ग्रुप है। मैम दिया किस आधार पे? तो इन्होंने रखा एटॉमिक नंबर के आधार पे, जबकि इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? तो आप बताओगे बेटा, जो आपके मेंडलीव जी थे उन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को रखा था, जबकि हेनरी मोजले ने किसके आधार पे रखा? अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक के आधार पे रखा। और यही इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, इसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है, या फिर इसी का एक दूसरा नाम होता है। पता है क्या नाम होता है? एग्जाम में पूछ ले तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना मेंडलीव जी ने, उसी का लंबा रूप है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? तो आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। अगर आपसे पूछ ले कि हम जो आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीटी, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, उसी को बड़ा रूप बना दिया बेटा, क्योंकि ग्रुप बढ़ा दिए। पहले ग्रुप कितने थे? 8। अब ग्रुप काउंट करो आप, पहला ऐसे तो काउंट करते ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। कितने ग्रुप है? 18। पीरियड काउंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। 7 पीरियड, 7 आवर्त। समझ में आ गई मेरी बात? है ना? किसके आधार पे रखा? एटॉमिक नंबर के आधार पे। अब मुझे लगता है कि यहां अच्छा, एटॉमिक नंबर के आधार पे कहने का मतलब क्या है? इन्होंने कहा मेरी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आओ, मतलब ऊपर से नीचे जाओ या लेफ्ट से राइट जाओ, बाएं से दाएं जाओ, एटॉमिक मास हमेशा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा हमेशा एटॉमिक मास। अब देख लो, कहीं से भी देख लो आप, मैं आपको इमेज दिखाती हूं, आप देख लीजिए कहीं पर भी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास तो नहीं, हाँ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अब आप देख लो एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 बढ़ रहा है। इधर जाओ लेफ्ट से राइट में, एटॉमिक नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ेगा। अब मैंने ये थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बता दी ना पीरियोडिक टेबल की, तो अब आपकी प्रैक्टिस करना बहुत आसान होगा। तो अब हम लगाते हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस लगाते हैं। क्या क्या कितने ग्रुप हो गए इसके अंदर? 18। अब सारा का सारा आपके क्वेश्चंस में आता रहेगा चीजें, तो हम एक एक चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे। इतनी हिस्ट्री से कभी कभार कोई क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, तो वो मुझे बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि एग्जाम में आ जाए तो फिर ये मत कहना कि न्यूलैंड ने क्या किया। एग्जाम में आ भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप सोचोगे कि न्यूलैंड जी ने क्या किया और यहाँ पर आपके डोबराइनर जी ने क्या किया, आपको पता लगे ना लगे, है ना? तो ये समझ में आ गई कि सबसे पहले अगर आपने कभी ऐसा एग्जाम में आ गया कि ये किसने दिए थे लॉफ्ट राइट्स, तो क्या बताओगे? डोबराइनर जी ने। उसके बाद कौन आए आपके? ऑक्टेव जी आए, अष्टक सिद्धांत दिया, फेल हो गए। देन कौन आए बेटा? देन मेंडलीव जी आए, उन्होंने तो पीरियड टेबल बना दी थी, ग्रुप और पीरियड बना दिए थे। उसके बाद कौन आए? तो पीरियोडिक टेबल की जो कमियां आई थी उसी को दूर कर दिया आपके किसने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाकर हेनरी मोजले ने। अब बेटा जो थोड़ी सी बातें और जान लो, फिर प्रैक्टिस करना बेटर रहेगा, क्योंकि एक क्लास थ्योरी तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर ही सकते हो, उसके बाद 3 से 4 क्लास प्रैक्टिस होंगी, इसकी खत्म हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। कुछ भी आपने एक कह रहे मैम देखो, अभी देखो एक बच्चे के मन में डाउट आया कि न्यूलैंड जी के टाइम पर कितने ग्रुप थे। बेटा उन्होंने ग्रुप बांटा ही नहीं, ग्रुप और पीरियड में सबसे पहले मेंडलीव जी ने रखा था, इसलिए तो हमने मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा बेटा। ठीक है, चलो अब सुनो क्या, जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बातें और ध्यान से सुनो तो प्रैक्टिस करना बहुत आसान होगा। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई उसमें 4 ब्लॉक बनाए, एस पी डी एफ। ऐसे कितने ब्लॉक बनाए? 4 ब्लॉक बनाए, एस पी डी एफ। पहली बात तो एस कौन सा होता है? ये यहां वाला जो चीज है ना, यहां वाला जो है, इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहा जाता है। फिर ये जो बीच में है, जो ये बीच वाला एरिया है, इसे कहा जाता है डी ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का, मैं इसे रफली ड्रॉ कर रही हूं, इसे डी कहा जाता है। ये वाला पी होता है और इसके नीचे वाला जो होता है इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक हैं, सुन लीजिए कैसे कैसे हैं, क्योंकि ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो बहुत आसान होगा क्वेश्चंस के आंसर करना। इसे एस ब्लॉक, इसे पी ब्लॉक, इसे डी ब्लॉक, इसे एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक?
4 ब्लॉक। समझ में आ गई मेरी बात? टोटल कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में? 18 ग्रुप हैं। तो अब एग्जाम के क्वेश्चन या हमारी स्लाइड्स में भी क्वेश्चन आएंगे। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? सुनो, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं?